उस शख्स से नफरत थी, उस जगह का नाम था कश्मीर। लेकिन आपके आदमी को मजाक करने में बहुत मजा आता है। ऐसा मजाक किया है कि जब भी जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा और बार बार बताया जाएगा तो सरदार पटेल का नाम तो लेना पड़ेगा। तो मैं तो उनसे दूसरी दो मांगे रखी हैं, पूरे देश में कह रहा हूं कि अगर भारत के पूरब से एक शख्स चल करके जम्मू कश्मीर गया और कहा कि मैं परमिट की खिलाफ वर्जी करूंगा, इसका उल्लंघन करूंगा, और यह भारत का देश राज्य है, इसके अंदर दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं हो सकते, वो शख्स गया, उस वक्त की दिल्ली के में बैठे हुए लोगों की साजिश और उनके पाले हुए लोग जम्मू कश्मीर में उस शख्स को जेल में रखा और उसकी हत्या कर दी गई। दो राय नहीं है कोई। यह तथ्य कभी सामने आएगा, कोई लिखेगा तब कहेगा, लेकिन मैं पहले दिन से कन्विंस हूं कि उनकी हत्या किसने की है। उनके वारिस आज भी दिल्ली में, उनके वारिस आज भी श्रीनगर में घूम रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग बैठे हुए हैं और मैं एक बात कह सकता हूं कि राजकोट की इस सभा में 10:15 बजे अगर राज्य का मुख्यमंत्री किसी महत्वपूर्ण काम में बिजी है तो मैं उनको इस बात के लिए सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस सभा में जाओ, उनकी पत्नी यहां बैठी हुई है। उनकी पत्नी का यहां बैठना इस बात को दर्शाता है कि गुजरात का समाज ही नहीं, गुजरात की सत्ता भी साथ बैठी हुई है। और अगर वो यहां हैं, मेरे सामने बैठी हुई हैं, प्रणाम, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप मेरी सारी बातों से सहमत हों, लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक बात जरूर कहिएगा। मेरी विनती है, यह मैं राष्ट्र के मामले का मामला है इसलिए कह रहा हूं, मेरा कोई निजी मामला नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का आदेश भी होता तो भी शायद मेरी इतनी मेहमान नवाजी ना होती जितनी राजकोट के लोगों ने सुबह से की। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन राष्ट्र का मामला है इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 राज्यों में है, जो बचे हुए हैं उसमें भी हो जाएगी। आप ये जरूर कहिएगा, मैं पूरे देश में ये मांग रख रहा हूं, ये मेरी निजी मांग नहीं है, मैं समझता हूं इस देशवासियों की तरफ से मैं रख रहा हूं। जिस शख्स को जम्मू कश्मीर के सियासी लोगों ने दिल्ली में बैठे हुए दोनों लोगों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया, जिसकी हत्या कर दी गई, जो बंगाल से चल के आया था, उसका कश्मीर में निजी तौर पे कुछ लेना देना नहीं था। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भारत सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार तक जिन लोगों की आवाज तेज पहुंचती है, मैंने सुना है कि यहां के मुख्यमंत्री का टेलीफोन सबसे पहले उठाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो काम वो अधूरा छोड़ के गए वो यही कर सकते हैं। लिहाजा मेरी विनती है उनकी धर्मपत्नी से कि उनसे कहें कि जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जम्मू कश्मीर में राज स्थापित हो जाए, अगर पहला कोई काम करना है, सही मायने में करना है, तो 19 जनवरी 1990 को देश के पहले मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की देखरेख में, फारूक अब्दुल्ला की देखरेख में, गुलाम मोहम्मद की देखरेख में, वो जो आतंकवादी हैं, वो जो कातिल हैं, जो मर्डरर हैं, जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों का, औरतों को लूटा, उनका रेप किया, मर्डर किया, घरों को लूट लिया, 1200 मंदिरों को तोड़ दिया, सबसे पहले एक ट्राइब्यूनल बनाएं, जो जिंदा हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाएं। यह लड़ाई कश्मीर के कश्मीरी हिंदू पंडितों की नहीं है,
जो लोग ये समझते हैं कि कश्मीर के हिंदू पंडितों की लड़ाई है, मैं कहता हूं गलतफहमी निकाल दें। ये बात मैं गुजरात में भी कह रहा हूं, बंगाल में भी कह रहा हूं, बिहार में भी कह रहा हूं। कश्मीर से धाराएं नहीं हटी हैं। यह कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं है। आप में से कितने लोग इस बात से जानकार हैं कि नहीं हैं? इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, उनका पूरी दुनिया में एक एजेंडा चल रहा है। उस एजेंडा जो एक हदीस का हिस्सा है, उसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। जब तक भारत की धरती पे इस्लाम का झंडा नहीं फहर जाता, तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। यह उसकी परिभाषा है। उस ग़ज़वा-ए हिंद का अगर कोई रास्ता था जहां से आतंकवाद चल के बिहार जा रहा था, गुजरात आ रहा था, कोयंबटूर जा रहा था, उस जगह का नाम है जम्मू। लिहाजा धाराएं हटने की चिंता नहीं है। अगर इस सरकार के बारे में आप मुझसे कहें कि एक लाइन में मैं ये कहूं कि हुआ क्या है 5 अगस्त को, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि 1000 साल में पहली बार एक हिंदू राजा ने अगर भारत की धरती के ऊपर किसी इस्लामिक राज्य को और इस्लामिक सोच को कुचला है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जिस राज्य के अंदर तिरंगा फहराने वालों को मारा जाता था, जिस राज्य के अंदर आईएस आतंक की सबसे बड़ा संगठन एक काले रंग का झंडा लेकर के चलती थी, जुमे की नमाज के बाद उसको फहराया जाता था, आतंकवादी खुलेआम फहराते थे, भारत की सेना को गोली मारने का आदेश नहीं होता था, पुलिस वाले उनसे मिले हुए होते थे, उस काले झंडे के ऊपर लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, यानी कुरान मजीद का पहला कलमा लेकर के जिस झंडे पे लिखा होता था, उस झंडे को आतंकवादी चलाते थे। उनको गोली नहीं मारी जाती थी, लेकिन तिरंगे पे फहराने वालों को जेल में डाला जाता था। इस फैसले से जम्मू कश्मीर का जो जम्मू है, वहां से जो ग़ज़वा-ए हिंद आने वाला आतंक था, उसका मुंह बंद कर दिया गया है। और वो ताकतें जो भारत की दिल्ली सरकार को बौना समझती थी और कहती थी जम्मू कश्मीर का झंडा हम लगाएंगे, ये हमारी शान है, वो कह रही थी कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब वो ये कह रही है कि 4 लोग चाहिए मुझे कि घर से बाहर ले चलें। कुछ फैसले दूरगामी होते हैं, कुछ फैसले तत्कालिक होते हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में कुछ फैसले लिखे जाएंगे। तब इस राजा का नाम आएगा कि एक हिंदू राजा हुआ करता था सिंध का, जिसका नाम था ताहिर सेन। और यह बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि गुजरात के लोग इस मामले में चौकन्ने हैं, सतर्क हैं। और आप सोइए मत, आपने देश को जगाया है। आपसे जो गलती 1947 में हुई थी, उसका प्रायश्चित आपने 2014 और 19 में किया है। और आप बीमारी को बीमारी समझते हैं, उसे सेकुलरिज्म नहीं समझते। आप इस चक्कर में नहीं हैं लोग क्या कहेंगे, आप ये कहते हैं इतिहास क्या कहेगा। लिहाजा कुछ लोगों को डायरेक्ट एक्शन करने का बहुत शौक था, मुझे नहीं मालूम आपको पता है कि नहीं पता है। 14 अगस्त 1946 को भारत की धरती पर यूनाइटेड बंगाल के ऊपर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर सोहराब वर्दी ने डायरेक्ट एक्शन किया। उस डायरेक्ट एक्शन में उस वक्त के यूनाइटेड बंगाल के अंदर सारी पुलिस को छुट्टी दे दी गई 3 दिन की। एक तरफा हजारों हिंदुओं को मारा गया। मैं नहीं जानता 2002 में डायरेक्ट एक्शन हुआ था क्या। बार बार कुछ लोगों ने कहा आपके आदमी से, मुख्यमंत्री तो वो गुजरात के थे, लेकिन लोग रोज धमकाते थे 15 मिनट की हटा लो जरा। इसने कहा 2 घंटे के लिए हटाता हूं। अब आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए मैंने कहा
जीवन में स्थायी और राष्ट्र में स्थायी शांति चाहते हैं तो बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। एक बार के मात्र एक बात से कि आपने गुड नाइट लगा दिया है तो मच्छर भाग जाएंगे, भाग जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बार साल में आपको ऐसी दवा छिड़कनी पड़ती है कि वो मर जाए, क्योंकि आप अगर नहीं छिड़केंगे तो डेंगू आप ही को होगा, उनको नहीं होगा। तो आप अपनी ताकत का मुजाहिरा करते रहिए। आपको कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 बार बटन दबा है, ये बटन अगले 500 साल तक बटना चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात पे घूम के फिर वहीं आता हूं, और जब भी किसी सभा में मुझे पगड़ी पहने हुए कोई बहादुर सिख नजर आ जाता है तो मैं रोक नहीं पाता हूं अपनी बात को। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि किसने भूल की मुझे नहीं पता, किसका क्या एजेंडा था मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन किसी की भूल की कीमत इस देश ने पे की है। लिहाजा मेरा कहना है कि भाई ऐसी भूलें मत करो जिससे सनातन संस्कृति के रक्षक कमजोर पड़ जाएं। 23 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती है। मेरा दूसरा सवाल है कि इस दिन भारत सरकार को अगर सही मायनों में कोई मैसेज देना है, भविष्य के आने वाली जनरेशनों को बताना है, उस दिन घोषणा करें, क्योंकि यह एक ऐसा पवित्र मौका है, ऐसा महान दिन है कि इस दिन आप कुछ भी घोषणा करें सरकारी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन आप घोषणा करें, पहले तो ये पूछें, आप लोग भी पूछ सकते हैं कि ये 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते हैं? कौन सा ऐसा अद्भुत बालक पैदा हुआ था? उस बालक ने क्या ऐसे पराक्रम किए थे? क्या वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था? क्या वो मंगल ग्रह पे गया था? क्या हॉकी का मैच जिताया था? कि छत पे से कूद गया था? क्या किया था? उसके पराक्रम की कोई गाथा तो ऐसी हो कि जिसके सुनाने से इस देश के लोगों का सीना 56 इंच का हो जाए। कोई एक गाथा बताएं मुझे। मेरी सच्चे मानों में, सही मानों में मैं चाहता हूं इसकी घोषणा 23 नवंबर को हो और डेट यह रखी जाए कि भारत के बच्चों को अगर उन्हें अपने इतिहास से, अपने पूर्वजों के बारे में बताना है, अपने शौर्य के बारे में बताना है, तो उससे महत्वपूर्ण कोई दिन ही मेरी निगाह में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार सोचता हूं कि मेरा काम है गुजरात के लोगों को बता देना। वो इंप्लीमेंट कैसे होगा वो काम आपका है। 13 नवंबर को जब आप 550वीं गुरु नानक देव जी की जयंती मनाएं तो भारत में अगर बाल दिवस मनाना है तो 26 दिसंबर को मनाएं। 26 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 पुत्र, एक 6 साल का पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह जिसकी उम्र 6 साल थी, जो 1699 में पैदा हुआ था, और दूसरा पुत्र साहबजादा फतेह सिंह जिसकी उम्र 9 साल थी। उस वक्त के मुगल बादशाह के हुक्म पर वजीर खान ने जब यह कहा, उन पुत्रों से कहा, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी। उस घटना को पढ़िए, यह कोई मेरी लिखी हुई किताब नहीं है। जरा गोल्डन टेंपल भी जाइए,
उन दोनों पुत्रों ने, एक 6 साल के जोरावर सिंह ने और 9 साल के फतेह सिंह ने, उस वजीर खां की आंख में आंख डाल के कहा, मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों बच्चों ने, जब तक उनके नाक के ऊपर तक ईंटें नहीं रखी गईं, न उससे पहले न उसके बाद उनके रोने की एक आवाज नहीं आई। यह कृत्य किया गया और 26 दिसंबर को दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी दादी माता गुर्जरी को जब यह खबर मिली, उनका देहांत हो गया। अगर इतिहास की भूलों को और कुछ राजनीतिक दलों ने, जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए अपने बच्चों को कश्मीर में शहीद कर दिया, जिन्होंने शीशगंज के साहब जो गुरुद्वारा बना है लाल किले के सामने, वहां अपने सर कटा लिए, उनके दोनों बच्चों ने इस्लाम कबूल करने से मना करने के बाद 26 तारीख को जान दे दी। क्या यह नहीं होता कि 26 दिसंबर को अगर बहादुरी की कोई गाथा है तो बच्चों को 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाना चाहिए। और यह घटना सिर्फ छोटी मोटी घटना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ चीजों को आप इतिहास के पॉइंट से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा कुछ हुआ है। भाई लक्ष्मण दास, भाई माधव दास जिनका नाम था, आप देखिए कि उस कौम ने कैसे कैसे लोग पैदा किए हैं। उन्होंने अमृत चखा और यह प्रण किया, यह कसम खाई कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिसने मारा है, जब तक उसका सर कलम नहीं कर देंगे, हम सिख की औलाद नहीं, हम सनातन की औलाद नहीं। उनका असली नाम लक्ष्मण दास था, लेकिन जब उन्होंने अमृत चखा तो उनका नाम बंदा बहादुर सिंह हो गया। उन्होंने मुगलों को हराया और जिस वजीर खान ने हुक्म दिया था गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा जलने का, उनका धड़ सर से अलग कर दिया। जिस देश के पास ऐसे पराक्रमी लोग हों, ऐसा इतिहास हो, वो 14 नवंबर में कौन सा बहादुर ढूंढ रहे हैं, जिनकी सारी जिंदगी खान बहादुर खां की जूते उठाने में निकल गई, जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर से पहले ही, भारत आजाद होने से पहले ही प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिनको 14 वोट में से एक भी वोट नहीं मिला। जिसको मिला उसने कहा, अगर गांधी जी ये कहते हैं कि नेहरू की हार मेरी हार है, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने छोड़ दी कुर्सी। उस रहमो करम पे कुर्सी के पे आप बैठे। और कमाल की बात देखिए, ये बात कल भी मैंने कहा जामनगर में, क्योंकि हमारे लोग ना इतिहास पढ़ते हैं और दूसरों का लिखा इतिहास भी नहीं पढ़ते हैं। भारत की पार्लियामेंट में एक जिक्र आता है, जयप्रकाश नारायण का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने जो भी किया, वो किसी पार्टी के नहीं थे, एक मूवमेंट चलाया, उनकी मृत्यु हो गई। भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। यकायक कुछ लोगों को आत्मा जाग गई उनकी, वो खड़े हो गए कि जयप्रकाश नारायण तो भारत के पार्लियामेंट के हिस्से नहीं थे, एमपी नहीं थे, उनको हम कैसे दे सकते हैं। बड़ा टेक्निकल बात कही उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस वक्त भी अपोजिशन पार्टी में बहुत से बड़े सीनियर लोग थे, बड़े राष्ट्रवादी थे। किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया जो सवाल मैं पिछले 10 दिन से उठा रहा हूं। कुंवर नटवर सिंह का नाम सुना है आप लोगों ने? देश के विदेश मंत्री रहे, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे हैं, और नेहरू जी और इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट जो होती थी उसके बड़े अभिन्न अंग थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब 2-3 साल पहले मैंने खरीद के रख ली थी। और किताबें जनरली लोग खरीद के रख लेते हैं, जब पता नहीं कब मन होता है पढ़ने का पढ़ते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऊपर वाले से तार ऐसा मिला हुआ है कि मुझे सही समय पे सही बात याद आ जाती है। मेरे एक साथी हैं
जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री करके आए हैं, इस पूरी मुहिम में सब कुछ छोड़ करके, घर बार, नौकरी, एक युवा ओम नरेश यादव मेरे साथ आपने देखा होगा, छोटे से कद का लड़का, वो यहां भी है। मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये किताब जो 2 साल से मेरी ड्रॉज में रखी थी, इसको मेरा आज ही पढ़ने का मन कर रहा है। और मैंने रास्ते भर वो किताब पढ़ी, जितना मुझे पढ़ना था मेरे मतलब की बात मिल गई। आप सबको पता होगा, इतिहास में लिखा है, और अगर राष्ट्रवादियों को यह कहने में चिंता होती है कि जब वो ये बात कहेंगे तो थोड़ा सा बहुत ठीक बात नहीं है, उनके लिए मैं आसान कर देता हूं। नटवर सिंह की किताब है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये तो बात उन्होंने सच कही कि सच बोलने के लिए एक जीवन काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी जीवन में कुछ सच बोल दिया है। उनकी किताब पेज नंबर 42 पे एक घटना लिखी हुई है। उसे पढ़ने के बाद मैं घंटों ये सोचता रहा कि क्या हमारे देश में सच में लोग इतने बेगाने हैं। उसके पेज नंबर 42 पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए कोई शब्द मेरा नहीं है, आप हंस सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना ही होगा आपने, क्यों सुना है आपने? सच बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल थे, बस? नहीं, आप भी जो है, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का नाम था एडविना माउंटबेटन। मैं अपनी तरफ से इसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूं, अंग्रेजी का तर्जुमा कर रहा हूं, उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। एडविना माउंटबेटन फॉल इन लव विद नेहरू जी। इसका हिंदी में अर्थ है कि एडविना जी को, जो माउंटबेटन की पत्नी थी, उन्हें नेहरू जी से इश्क हो गया था। और नेहरू जी इस मामले में बड़े खुले मन के थे, कभी गलत तरीके से, हमेशा पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करते थे। लेकिन मेरा ये मतलब कतई नहीं है, नेहरू जी की शान में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विजनरी प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन सवाल मेरा जो है वो सीरियस है। 1960 में एडविना माउंटबेटन मलेशिया के एक आइलैंड पे उनकी मृत्यु हो गई। आपको ताज्जुब होगा, आपको शौक लग सकता है, भारत की पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। अब ये प्रॉक्सी मेंबर थी, वो ये पता नहीं था। तो हमने इस देश को अपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी की तरह चलाया है। आपने संसद की जो गरिमा है, जो पवित्रता है, उसको भी भंग कर दिया। तो जेपी देश का जो पुत्र था, उसको नहीं दी गई श्रद्धांजलि, लेकिन एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी गई। और नटवर सिंह अपनी उसी किताब के पेज नंबर 42 की लास्ट लाइन लिखते हैं, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। आधे लोग सदमे में थे कि यह भी हो सकता है। उसी किताब का पेज नंबर 144 है, उसे भी अगर ध्यान से आप लोग पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि आजाद भारत में बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, ये रोडें क्यों हैं? क्योंकि ये अंग्रेजों ने तो नहीं बनाई थी। अंग्रेजों के नाम से तो डलहौजी रोड है। वो सारी रोड और जो देश भर में उनके छोटे छोटी मूर्तियां लगी हुई थी अंग्रेजों की, उसके लिए भारत की संसद के अंदर बाकायदा एक पास हुआ बिल, और कहा गया कि जहां जहां इनकी मूर्ति, इन्हें तोड़ो मत, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं। इनको संभाल करके दिल्ली के अंदर एक जगह है ओल्ड दिल्ली, वहां रख दी गई है। पता नहीं कब लेने आ जाए। उनकी सबकी मूर्तियां उतर गई, लेकिन 57 सड़कें उन लोगों के नाम से हैं जिन्होंने मेरे पूर्वजों को लूटा है, इस देश को लूटा है। अगर आप नटवर सिंह की उसी किताब का पेज नंबर 144 पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ इशारा मिल जाएगा। नटवर सिंह उस
दौरे में मैडम इंदिरा गांधी के साथ थे। 1968 में इंदिरा गांधी के बड़े सुपुत्र राजीव गांधी जी की शादी हुई थी और उस जमाने तो दूर दराज का भी कोई रिश्तेदार होता था वो प्रधानमंत्री के टूर में टहलने जरूर जाता था, यह फैशन था। 1969 में मैडम इंदिरा गांधी काबुल की यात्रा पे गई, वहां बादशाह खान से मिली, उनसे तमाम सारी बातें हुई, लेकिन दोपहर होते होते, ये इसमें भी मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पेज नंबर 144 है, किताब अवेलेबल है मार्केट में। और क्योंकि वो शख्स वो है जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के लिटरली घर पे रहने वाला आदमी, सबसे लॉयल आदमी, ईमानदार आदमी, उसने 100 पेज नंबर 44 पे लिखा है कि मैडम इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं ड्राइव पे जाना चाहती हूं, तो नटवर सिंह उनके साथ थे। अफगानिस्तान की जो प्रोटोकॉल अफसर था वो उनके साथ था, और यकायक लगा कि जो उनकी आइटनरी है उसमें तो ये नहीं है, लेकिन मैडम तो मैडम है, उनके पिताजी भी ऐसी थे, वो भी ऐसी थी। खैर वो चली गई और 7-8 मील जब काबुल से दूर निकली तो उनको इतने महान देश के अंदर खंडर नजर आया एक, जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए थे। मैं अभी भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि यह सब कुछ अकस्मात हुआ है, मैं नहीं समझ पाता। और आपने जैसे ही वो खंडर देखा और पेड़ लगे हुए तो आपने फौरन प्रोटोकॉल अफसर से और सिक्योरिटी से कहा मैं वहां जाना चाहती हूं, वहां हड़कंप मच गया कि उसकी सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते दूसरे थे, लिहाजा प्रोटोकॉल अफसर ने कहा कि आप वहां क्या जाके देखना चाहती हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं खंडर देखना चाहती हूं। उस खंडर का नाम पता है क्या है आपको? उसका नाम है बाग-ए-बाबर, यानी बाबर साहब का बाग। मैडम इंदिरा गांधी वहां पहुंचती हैं और वो पूछती हैं तो उनको बताया जाता है कि ये बाबर की मज़ार है। मैंने इसमें कुछ भी घटा बढ़ा नहीं रहा हूं। नटवर सिंह ने लिखा, मैडम इंदिरा गांधी सर झुका करके एक लंबे समय तक मौन खड़ी रही। नटवर सिंह ने जब उनसे पूछा कि ये क्या है ऐसे करके, तो उन्होंने कहा मैं इतिहास को जानने की कोशिश कर रही हूं। आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री को वो खंडर नजर नहीं आया, जिसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। अब ये कहो कि साहब वो सडनली खंडरों से उन्हें प्यार हो गया था, जब उनको बता दिया गया था तब तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत में सर झुका करके नटवर सिंह ने लिखा है, क्योंकि उनके पीछे खड़े हुए थे। ये घटना मुझे ये बताती है कि ये अकस्मात नहीं गए थे, कुछ लोगों को अपने पूर्वजों से मिलना था। इस देश की दुर्दशा ऐसे ही नहीं हुई है। इस देश में उस पार्टी, नकली कहें, अच्छी कहें, बुरी कहें, उसके वारिस ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान रामचंद्र जी तो काल्पनिक थे। मैं ये नहीं मान सकता कि संविधान के अंदर से लेकर के आज तक जितनी भी चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया वो किसी खास एजेंडे के तहत करा गया। और जब हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक आतंकवाद अपने चरम पर था तो एक जुमला गढ़ा गया कि 2 लोगों को पकड़ो, फर्जी केस में फंसाओ और कहो कि भारत में हिंदू आतंकवाद है। लिहाजा जो मेरी पहली मांग है, जो मैं चीफ मिनिस्टर की पत्नी से कहना चाहता हूं कि आपने एक मांग तो यह है कि जम्मू कश्मीर में जिन 5.5 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाएं, और क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य की इंच इंच जमीन पर भारत सरकार का कब्जा है, वहां सरकार भी बनेगी केजरी टाइप की। और देखिए इतिहास में भी कुछ घटनाएं अजीबोगरीब होती हैं। एक शख्स दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, 5 साल से आपके दोनों आदमियों पे आरोप लगा रहा है, मुझे काम नहीं करने देते, ये सरकार नहीं चलाने देते,
मुझे अधिकार नहीं दे रहे, पूर्ण राज का दर्जा क्यों नहीं देते मुझे, वो भी धरना प्रदर्शन बहुत करता है। लेकिन राजनीति, मैंने कहा, उसका अलग कैरेक्टर और चरित्र होता है। जब ये बिल आया और इस बिल के समर्थन में वोट डालना था कि जम्मू कश्मीर में भी यूनियन टेरिटरी होगी और वहां सरकार बनेगी, यानी लेजिस्लेशन होगा, असेंबली होगी, उसके अधिकार सीमित होंगे, तो जो आदमी इस बात से ग्रस्त था कि यार मेरी ऐसी हालत कर दी है, उसने महबूबा मुफ्ती से पूरा बदला ले लिया। इस सरकार के समर्थन में वोट दिया कि इसकी भी ऐसी हालत करो मेरी, मैं अकेला क्यों मरूं, ये भी जाए। अब ये अजीब ट्रेजेडी है कि नहीं है? लिहाजा वो बात अलग है कि उसका कुछ दुख कम हो गया होगा कि जिन्होंने मुझे तड़पाया अब ये भी तड़पे। लेकिन मेरी सीरियस मांग जो है, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बहुत बड़ा प्रांगण है, आपने यहां बड़ौदा से कुछ दूर भारत के लौह पुरुष को स्थापित कर दिया है। अब जिसको नीचे से भी नजर नहीं आ रहा था, माउंट एवरेस्ट से भी नजर नहीं आ रहा था, उसे लेट के भी नजर आ रहा है। लिहाजा अगर नस्लों को सही मैसेज देना है तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में एक आदमकद मूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगनी चाहिए। ताकि वो नस्लें देखें कि जिनके पूर्वजों ने उसकी हत्या की थी, इस भारत में एक राजा आया और उसने उन्हीं के सामने उस आदमी को जिंदा खड़ा कर दिया है। जब जब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखें तो उनकी रूह कांप जाए कि दोबारा कोई हत्या मत करना। सत्ताएं और देश ठोड़ियों में हाथ डालने से नहीं बनते हैं, और परिवर्तन सत्ता का, और सत्ता जब परिवर्तन करती है देश में तो वो मिन्नतें करके और हाथ जोड़ के नहीं करती। दुनिया का नियम है कि परिवर्तन जो है वो ताकत के साथ होता है। लिहाजा परिवर्तन के लिए अगर आप ठोड़ियों में हाथ डालेंगे, मिन्नतें करेंगे, उससे परिवर्तन कभी नहीं हुआ है। हर परिवर्तन निर्ममता के साथ हुआ है, और इस निर्ममता में जम्मू कश्मीर में लोग इंटरनेट के लिए चिंतित हैं। जब तक लोग सूख जाएं, जिन्हें धूप नजर ना आए, अगर राष्ट्र बचाने के लिए उनको आजीवन बंद रखना है तो भी रखें। राष्ट्र बचाने के लिए 10-20 लोगों के तथाकथित अधिकारों का भी हनन करना पड़े तो कर देना चाहिए। और सत्ता व्यवस्था के लोग अगर यहां बैठे हों तो एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूं, सबको नौकरी करनी है, सबको एक दिन पद से मुक्त होना है, लेकिन राजा उसी को जिंदा माना जाता है, उसी राजा को इतिहास जिंदा रखता है जो हर दिन यह मानता है कि यह मेरा आज आखिरी दिन है। जो सत्ता पे इस लालच से बैठते हैं कि नहीं अगले 5 साल बात करेंगे, उनको इतिहास मौका नहीं देता है। इतिहास ने इतनी बड़ी घड़ी दी है, इतनी बड़ी ताकत दी है, यह देश के करोड़ों करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हैं। आप वो करिए जो राष्ट्र को बचाने के लिए जरूरी है। इसमें कोई नाराज होता हो तो हो जाए, और जो लोग व्यवस्था में बैठे हुए हैं, अगर उनको राष्ट्र के हित में झूठ बोलना पड़े, कानून से हट के भी काम करना पड़े तो भी करें, क्योंकि राष्ट्र सामने है। इसलिए 31 अक्टूबर को आपका अकेला शख्स, क्योंकि अब उसे भरोसा हो गया है कि बाहर जाने पे ठीक ठाक चलता रहेगा, तो बेफिक्री के अंदाज में है वो भी आजकल। और अब तो मामला यह हो गया है कि जिस मुल्क में आपकी वेटिंग लिस्ट थी, उस देश का राष्ट्रपति
कह रहा है यार ये क्या जुगाड़ है, क्या नारा है कि तुम दूसरी बार चुनाव जीते हो। कुछ इसमें मेरी भी मदद करो कि जहां मैं तुम्हें चाहता हूं वहां आ जाओ। सिर्फ 2% वोट मिले थे पिछली बार। मोदी आगे आगे, वो पीछे पीछे भाग रहा है। और जो कुछ वहां हुआ, वो 50,000 बताए जाते हैं गुजराती थे तो पहले से भी थे, कोई मोदी के आने से तो गए नहीं बेचारे। लेकिन कहते हैं कि जिस आदमी में मिट्टी को बेचने की ताकत होती है वो अपने माल की कीमत बड़ी महंगी लेता है। उन 50,000 लोग वो वोट देते थे या नहीं देते थे, या वो क्या करते थे ये पता नहीं था। लेकिन उसने कहा कि ये 50,000 आदमी एक चुनावी सभा की तरह उसने हार्वर्ड हाउस मोदी किया, हाउस ही मोदी, सॉरी, वो जो भी कुछ कह लें भाई, मेरे लिए वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके आदमी ने एक चुनावी सभा कर डाली और वहीं से देखिए, मैंने कहा ना कि उस आदमी के साथ जो प्लस पॉइंट है, अपने एजेंडे से नहीं हटता है। वहीं से जो लोग ये पूछ रहे थे दिल्ली में कि सब ठीक नहीं है, उसने कहा सब ठीक है। वो जो खड़े थे, जैसे मैंने कभी कभी गुजरात में देखा, 2014 और 19 के चुनाव में देखा कि लोकल एमपी कौन है, कौन एमपी के टिकट पे खड़ा है, ये ना जनता को पता है ना भीड़ को पता है। वो शख्स नाम लेता है कि रामलाल, श्यामलाल, कमल का फूल लेके खड़े हो जाएं, वो सब खड़े हो जाते बेचारे, और फिर जो भी कुछ बोलता था उससे जीत जाते थे। इसी अंदाज में खड़ा था ट्रंप। $50,000 वोट का वादा ऐसा किया है और सुलझा हुआ आदमी है, सही मामले में व्यापारी है। आम के आम, घुटलियों के भी दाम। न सिर्फ कहा कि ये वोट देंगे, लेकिन तुम्हें वो कहना है जो मैं चाहता हूं। उसने 2 बातें कही। उसने कहा कश्मीर इज ए इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, और दूसरा ये कहा हम दोनों इस्लामिक आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। अब लोग बोले मोदी ने क्यों नहीं कहा? मैंने कहा इस काम के लिए उसने एक असिस्टेंट रख लिया है, क्योंकि वो अपने मुंह से कुछ नाम लेने ही नहीं चाहता, कुछ शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहता वो। लेकिन जो ताली बजाई 50,000 गुजरातियों ने 5 मिनट खड़े होके, उससे यह पता चल गया कि देश क्या चाहता है। लिहाजा ये मुझे लगता है आपके साथ जाति तो नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी घटनाओं को आप कह सकते हैं, हमारे संविधान का भी बहुत सारा मामला है। कुछ एक किताबों का जिक्र मैं जरूर अपनी हर सभा में करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस किताबों को आप लोग जरूर पढ़ें, कि वो किताब बहुत महत्वपूर्ण है। एक किताब है एट होम इन इंडिया, रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। यह देश के ऐसे शख्स ने लिखी है जो विदेश में पढ़ा, जिसका नाना भारत का राष्ट्रपति था, जिसका पिता इस देश का गवर्नर रहा। बहुत काबिल आदमी है, पढ़ लिख के आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, हार्वर्ड से पढ़ा है। लेकिन इस शर्मनाक किताब के बारे में जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। यह बात अलग है कि ऐसी किताबें लिखने वाले लोगों को सिखों का जो कत्ल करते हैं एक तरफा, उस पार्टी के लोगों को मंत्री और वजीर और एमपी बनाया जाता है, इस आदमी को भी भारत का लॉ मिनिस्टर बनाया गया। यह किताब का जिक्र इसलिए है
कि इस किताब में सलमान खुर्शीद नाम के उस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने एक घटना का जिक्र किया है। ना आपने पढ़ी और ना उस पार्टी के लोगों ने कभी इस पर चर्चा की, क्योंकि एजेंडा कुछ और है। पार्टी में है तो सेकुलर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन 31 अक्टूबर को देश की प्रधानमंत्री की हत्या हुई। उसके बदले में देश के आधुनिक प्रधानमंत्री ने, जिनको कहा जाता है कि कंप्यूटर युग के प्रधानमंत्री थे, युवा थे, देश के नेशनल टेलीविजन पे वो अवतरित होते हैं और पहली बार भारत ने देखा कि लोग जनेऊ भी कुर्ते के ऊपर पहनते हैं। और उन्होंने एक बड़ा वाक्य बोला कि भारत में जब कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है। यह धरती ऐसी हिली, अकेले दिल्ली में जो गिनती है उसमें 3,500 सिखों का कत्लेआम एक तरफा हुआ, मैसेकर हुआ एक तरफा। तो झूठ क्या बोला गया कि दिल्ली में सिख रॉयट हुआ है। जो लोग अंग्रेजी कम समझते हैं उन्हें मूर्ख बनाने, अंग्रेजी कम समझते हैं उनको मूर्ख बनाने की कोशिश की। रॉयट हमेशा दो पार्टी के बीच में होता है। यह एक तरफा था, एक तरफा सिखों का नरसंहार हुआ, 3,500 सिख मारे गए। यह चलिए घटना मान लेता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो लीडर, भारत का पूर्व लॉ मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, उसके पिताजी इस देश के राज्यों के गवर्नर रहे, नाना उनके राष्ट्रपति रहे। वो आदमी इस किताब के अंदर क्या लिखता है, और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, छोटा मोटा नहीं है। इस किताब में एक पन्ने पे जाके वो लिखता है कि जब 1984 में हिंदू सिखों को मार रहे थे तो इस देश का मुसलमान बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था, क्योंकि ये वो दोनों कौमें हैं, ये सिख और हिंदू, इन दोनों ने 1947 में मुसलमानों को मारा था। ऐसे लोग इस देश में मंत्री बन जाते हैं और किताब भी लिखने की हिम्मत करते हैं। हम इस किताब को लेकर के चर्चा नहीं करते। और जो लोग बड़े सेकुलरिज्म और लिबरल की बात करते हैं, जो नाथूराम गॉडसे पे सवाल खड़ा कर देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जीतने ही आते ही कहते हैं कि देखिए साहब संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए इन किताबों को आपके पढ़ने की जरूरत है। इसलिए ताकि आप उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दे पाए। एक किताब है रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री, रिवाइवल वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 1996 में लिखी है। एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू सोच के एक बहुत बड़े पत्रकार ने लिखी है, लेकिन हमारे मित्र हैं, जीवित हैं। इस किताब में महत्वपूर्ण बात लिखी है। इस किताब के अंदर भारत के विजनरी प्रधानमंत्री जब कश्मीर के ऊपर भाषण दे रहे थे और बार बार दीवार की तरफ देख रहे थे, उस पूरी घटना का जिक्र है इसके अंदर। और इसी किताब में सैम मानेकशॉ का वो इंटरव्यू है जो किसी ने नहीं लिया, सिर्फ उसमें सैम मानेकशॉ ने अपने उस इंटरव्यू में सारी बातें बताई हैं। आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। जिस सभा में नेहरू जी भाषण दे रहे थे लगातार, और विजनरी आदमी थे, तो आदमियों की आंखों में कम देखते थे, दीवार पे ज्यादा देखते थे। सरदार पटेल भी वहीं बैठे थे, मानेकशॉ भी वहीं बैठे थे, और माउंटबेटन भी वहीं बैठे थे। तो लगातार ऐसी बातें कह रहे थे अंग्रेजी में कि लग रहा है कोई आदमी फिलॉसफी में बात कर रहा हो, कहीं चला गया हो बड़ी दूर। आपके राज का जो आदमी था उससे अंग्रेजी तो बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन अंग्रेजी के जो मायने थे वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनको। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इस बात की बारीकी पे ध्यान दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि यार ये 5 तारीख को इन्होंने किया क्या, 5 अगस्त को ये कहां से क्या किया खेल है इन्होंने, यार सारे संविधान का हवाला दे दिया है, कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है और ये हटा दिया। हम तो कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल चीज है। आप ही के प्रदेश का आदमी सरदार पटेल उसी सभा में बैठे हुए थे। जो घटना इसको पढ़ेंगे उनको समझ आ जाएगा कि आज के लोग भी वैसे ही शार्प हैं।
जब नेहरू जी लगातार बोलते रहे तो सरदार पटेल के मन में क्या घूम रहा था, यह सिर्फ सरदार पटेल को ही पता था। और सरदार पटेल ने हिंदी में नेहरू जी से कहा कि नेहरू, तुम कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो कहते ना अंग्रेजी बोलने वालों का होता यह है कि कुछ चीजें रट लो अगर, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या हो गया। नेहरू जी ने उसी भाषण की स्पीड में पटेल का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा व्हाई नॉट। जैसे ही पटेल जी से भरी सभा में उन्होंने कहा व्हाई नॉट, पटेल जी ने सैम मानेकशॉ के कान में कहा तुम्हें ऑर्डर मिल गया, जाओ। सैम मानेकशॉ समझदार आदमी थे, उनकी भी वही ख्वाहिश थी जो पटेल की थी। नेहरू जी अपने भाषण में लगे रहे, सैम मानेकशॉ निकल गए। बाद में सैम मानेकशॉ से इंटरव्यू में प्रेम शंकर झा, जिन्होंने यह किताब लिखी है, उन्होंने पूछा, सैम मानेकशॉ ने कहा सरदार ने मुझे बताया, मैंने सरदार से पूछा था कि आपने यकायक हिंदी में यह बात क्यों पूछी? तो सरदार पटेल ने कहा अंग्रेजी में पूछता तो वो जो उनके साले साहब बैठे थे उन्हें पता चल जाता।